मेरा एक इकलौता बेटा था जिसकी उम्र 17 साल थी। हमारे परिवार में जितने भी बच्चे थे उनमें सागर सबसे छोटा था। परिवार के सभी बच्चों की शादी हो चुकी थी। एक दिन हम एक शादी से आ रहे थे, तब अचानक सागर मुझसे कहने लगा, माँ मेरी शादी करवा दो। मैं चौंक गई कि मेरा बेटा आज अचानक शादी की बात क्यों कर रहा है। मैंने उससे कहा, बेटा तुम अभी छोटी हो, शादी करने के लिए पहले बड़े तो हो जाओ। लेकिन बेटा बोला, माँ मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मैंने कहा, पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। वह कहने लगा, नहीं माँ, पढ़ाई करके मुझे क्या करना, आगे जाकर मुझे पापा का कारोबार ही तो संभालना है। मैंने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि तुम इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकते हो, अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं हुई है। तब वो जिद करने लगा कि कुछ भी हो, बस आप मेरी शादी करवा दो। मैंने तब के लिए उसे हाँ कर दी और कहा, ठीक है, इस बारे में विचार करेंगे। परिवार में इतने भाई बहन थे, पर सागर की किसी के भी साथ बनती नहीं थी और ना तो उसके ज़्यादा दोस्त थे। सिर्फ एक ही दोस्त था जो हमारे ही मोहल्ले में रहता था। उसका नाम आनंद था। उसका परिवार बहुत अमीर था। शहर के जाने माने अमीर लोगों में से था उसका परिवार। एक दिन मुझे ख्याल आया कि उसके इस दोस्त को ही पूछ लेती हूँ, पता तो चले कि सागर पर शादी का भूत क्यों सवार हुआ है। शायद उसे कुछ पता हो। और मैं आनंद के घर चली गई। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि बात शुरू कैसे करूं। मैंने आनंद से कहा, बेटा तू सागर का सबसे अच्छा दोस्त है और उससे उम्र में भी 3 साल बड़ा है। तू तो उसका ख्याल रखना। मेरी यह बात सुनकर वो कहने लगा, आंटी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने उससे कहा कि सागर आजकल सिर्फ शादी की बात करता रहता है। रोज एक ही जिद करने लगा है कि मेरी शादी करवा दो। तब आनंद बोला, आंटी मैं भी आपको यही बताना चाहता था कि आजकल वो मोबाइल में भी शादी के गाने और वीडियो ही देखता रहता है और उसके फोन में सिर्फ दुल्हन के ही फोटो और वीडियो भरे पड़े हैं। आनंद की यह बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। आनंद ने फिर बताया कि सागर मुझे कहता था कि मैं अपने माँ पापा को मेरी शादी के लिए मना लूँगा। उनसे कहूँगा कि इसी साल मेरी शादी करवा दो, वरना मैं आत्महत्या कर लूँगा। आनंद बोलता जा रहा और मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी कि कहीं मेरा बेटा कोई गलत कदम ना उठा ले। बहुत सोचने के बाद मैंने अपने पति से बेटी की शादी के बारे में बात की। क्या करती, माँ जो थी अपने बेटे के लिए डर गई थी। मैंने उनसे कहा, सुनो जी, मुझे लगता है अब हमें अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरे पति भी चौंक गए। कहने लगे, क्या, बेटे की शादी, वो भी इस उम्र में? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? इस उम्र में कौन अपने बेटे की शादी करेगा? इस सबसे पहले तो उसकी आमदनी पूछेंगे, तब क्या जवाब देंगे हम? मैंने कहा, बता देंगे कि घर का कारोबार ही संभालता है। मेरे पति ने गुस्से से कहा, ठीक है, जो मर्जी आए वो करो, वैसे भी सुनता कौन है यहाँ। पति से बात करने के बाद मैंने अपनी सहेली से कहा कि मुझे सागर की शादी के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश है। वो भी चौंक गई और कहा कि शादी, वो भी इतनी छोटी उम्र में, क्या सोचकर उसकी शादी करवा रही हैं? मैंने उससे कहा, बस मुझे अपने बेटे की शादी करानी है, एक अच्छी सी लड़की ढूंढ कर दे। उसने कहा, ठीक है, लड़की तो मिल जाएगी, लेकिन तुझे उसे संभालना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आज तेरा बेटा शादी की जिद कर रहा है और कल वो तलाक के लिए जिद करे। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि तू टेंशन मत ले, वो सारी जिम्मेदारी मेरी।
तू बस लड़की की तलाश कर। और फिर उसने एक लड़की दिखाई। उसका नाम गंगा था। गंगा दिखने में बहुत सुंदर थी। मैंने अपने बेटे की बड़ी धूमधाम से गंगा के साथ शादी करवा दी। शादी के दूसरे दिन ही सुबह के 4 बजे मेरे बेटे ने मुझे उठाया और कहा कि माँ जरा गंगा को देखो ना। मैंने उसे कहा कि मैं कुछ समझी नहीं। तब उसने बताया कि गंगा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैंने उसे समझाया कि आज तुम दोनों की शादी हुई है तो थक गई होगी। तब बेटा घबराते हुए बोला, चलो ना माँ, गंगा मर जाएगी। उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो चुकी है, उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। मैं भागती हुई गंगा के कमरे में गई और पूछा, बेटा क्या हुआ है तुझे? लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोली, बस चुपचाप बेजान सी पड़ी रही। मैं अपने पति के पास गई। उनसे कहा कि गंगा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मेरे पति ने गुस्से में मुझे कहा, हाँ हाँ तो ले जाओ ना, मैंने पहले ही कहा था कि शादी भले ही करवा लो, लेकिन उसके बाद पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैंने उनसे कहा, वो बहू है अब हमारी, कुछ तो रहम करो। पति ने गुस्से से कहा, ठीक है चलो। फिर मैं गंगा को अपनी डॉक्टर सहेली के पास ले गई। तब डॉक्टर ने गंगा को चेक करके मुझे बताया कि मैंने उसे दवा दे दी है। तेरी बहू की तबीयत अब थोड़ी देर ठीक है। लेकिन आजकल के ये मर्द भी ना सारी हदें पार कर जाते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी ना करने का कर देते हैं। मैं कुछ हद तक उनकी बात समझ गई थी। फिर उन्होंने कहा, आपका बेटा कहाँ है? मैंने उनको जवाब दिया कि वो बाहर बैठा है, वो तो अभी 17 साल का ही है। तब मेरी सहेली मुझे हैरान नज़रों से देखने लगी और बोली, क्या सोचकर इस उम्र में शादी करवा दी? मैंने अपनी सहेली को कहा, मैं मजबूर थी। अगर हम शादी नहीं करवाते तो बेटे ने कहा था कि वो आत्महत्या कर लेता। हम डर गए थे, इसीलिए शादी करवा दी। फिर मैंने सारी हकीकत उसे बता दी। मेरी सहेली ने मेरी मजबूरी को समझा और कहा, कोई बात नहीं, अब मैं कुछ दवाइयाँ लिखकर दे रही हूँ, अब ध्यान रखना और आराम करना। मैं अपनी बहू को घर ले आई और उसे आराम करने को कहा। एक दिन ऐसे ही गुजर गया। दूसरे दिन भी गंगा नाश्ता करते वक्त कुछ भी नहीं बोल रही थी। मुझे लगा नया घर है, इसीलिए झिझक महसूस होती होगी। और फिर अपने पति से कहा कि अब आप बेटे को समझा देना, ऐसी बात आप समझाएंगे तो असर पड़ेगा। पति ने कहा, ठीक है। फिर एक दिन अचानक बेटा और बहू दोनों सुबह घर से बाहर जा रहे थे। मैंने गंगा से पूछा, बेटा इतनी सुबह सुबह तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तब गंगा की जगह बेटे ने जवाब दिया, माँ हम मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, अभी से आदत हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा, अच्छा है जाओ। फिर मैंने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, लेकिन वो दोनों तो दोपहर में घर आए। मैंने पूछा, मॉर्निंग वॉक के लिए इतना वक्त कैसे लगता है? तब उन दोनों ने बताया कि पार्क में बहुत भीड़ थी। मैंने भी उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद मेरा बेटा भी परेशान लग रहा था। मैंने आनंद से पूछा कि क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? तब उसने ना में जवाब देते हुए कहा कि उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया है, और वैसे भी उसकी शादी के बाद तो मुझसे बात भी नहीं हुई है। फिर एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं अपनी उसी डॉक्टर सहेली के पास गई जहां मैं गंगा को ले गई थी। उसने मुझे कहा, उम्र के साथ साथ यह सब होना नॉर्मल है, ऐसे दर्द तो होते रहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। और फिर उसने मुझे गंगा की तबीयत के बारे में पूछा कि उसकी तबीयत ठीक है ना? मैंने उनसे कहा, हाँ तबीयत अब ठीक है,
दोनों पति पत्नी अब तो मॉर्निंग वॉक पर भी जाने लगे हैं। तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसका ध्यान रखना, वरना वो उठने लायक भी नहीं रहेगी। मैं अपनी सहेली की बात सुनकर डर गई। मैंने उनसे पूछा कि ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा क्या हुआ है मेरी बहू को? तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी बहू एक बार फिर यहाँ आई थी, पर उसने आपको यह बात बताने से मना किया था। लेकिन घर में आप बड़ी हो, इसीलिए आपको यह बात बता रही हूँ। मैं फिर घर पहुँची। तब गंगा अकेली बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा, बेटा कोई परेशानी है तो मुझे बता दे, जो भी हुआ है कुछ भी मत छिपा। पर गंगा एक शब्द भी नहीं बोली। पता नहीं क्या चल रहा था उसकी जिंदगी में कि वो इतनी खामोश हो गई थी। मुझे अब गंगा की फिक्र होने लगी थी। मैंने मेरी डॉक्टर सहेली को घर पर बुलाया। उन्होंने आकर गंगा का टेस्ट किया और कुछ ज़रूरी सैंपल भी लिए। अब मैं रिपोर्ट आने का इंतज़ार कर रही थी। जब रिपोर्ट आया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी डॉक्टर सहेली ने मुझे बताया कि गंगा की हालत का जिम्मेदार मेरा बेटा नहीं बल्कि कोई और ही है। मैं तो सोच में पड़ गई थी कि अगर गंगा की जिंदगी में कोई और इंसान है तो मेरा बेटा उसका साथ क्यों दे रहा है। फिर मैंने अपने बेटे से पूछा कि देख बेटा, मुझे अब सब पता चल गया है। अब तू मुझे बता कि बात क्या है, वरना मुझे तेरे पापा को सब कुछ बताना पड़ेगा। मेरा बेटा छोटे बच्चों की तरह मेरे गले लगकर रोने लगा और उसने जो बताया उसे तो सुनकर मेरा सिर चकरा गया। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि माँ, मैं तो कभी भी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता था, पर मैं मजबूर था। ये सब मैंने आनंद के कहने पर किया है। मैं सच में नहीं जानता था कि वो मुझसे क्या करवाना चाहता है। मैं परेशान हो चुका था आनंद की हरकतों से। मैं जब छोटा था तब से वो मेरा इस्तेमाल करता आ रहा है। उसने मेरी जिंदगी नरक बना कर रख दी थी। उसने ही मुझे कहा था कि अगर तू अपने माँ पापा को तेरी शादी कराने के लिए मना लेगा तो तू आज़ाद। मैं कैसे भी करके उससे आज़ाद होना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी आज़ादी की कीमत गंगा को चुकानी पड़ेगी। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से आज गंगा की ये हालत है। मेरे बेटे की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरा बेटा और बहू कितना कुछ सहते रहे और हम उनको ही दोष देते रहे। अब तो मुझे आनंद पर गुस्सा आ रहा था। जी करता था कि सामने आ जाए तो गोली से उड़ा दूं। फिर मैंने सारी हकीकत अपने पति को बताई कि कैसे हमारे बहू और बेटे का इस्तेमाल किया गया है। वो भी यह बात सुनकर चौंक गए। मेरे पति सागर से बहुत प्यार करते थे, बस नाराज तो वो उसकी शादी की जिद पर थे। अपने बेटे और बहू के साथ हुआ शोषण वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो तुरंत ही बेटे और बहू को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने आनंद के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई और उसे सजा हो गई। लेकिन उस रईस की औलाद को पैसे के दम पर रिहा कर दिया गया। पर हमने हार नहीं मानी। गुनहगार को सजा तो दिलानी ही थी। हमने सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कराया। अब उम्मीद है कि मेरे बेटे और बहू को न्याय जरूर मिलेगा। सागर ने गंगा से माफी मांगी, पर गंगा के लिए उसे माफ करने आसान नहीं था। आखिर वो अपनी जगह ठीक ही थी। जो भी उसे सहना पड़ा उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं तो मेरा बेटा भी था। सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, कहीं ना कहीं मैं भी गंगा की इस हालत की जिम्मेदार थी। हमने गंगा और सागर के रिश्ते को ठीक होने के लिए वक्त देना उचित समझा। मैंने भी अपनी बहू से माफी मांगते हुए कहा, जो भी हुआ उसे भुलाना आसान नहीं है, पर अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अतीत को भुलाना ही बेहतर होगा। तब गंगा पहली बार मेरे गले लगकर रोने लगी।
मैंने उसे समझाया कि बेटा, तू अब इस घर की इज्जत है और हमारी जिम्मेदारी भी। तुझे कभी कोई तकलीफ होती है तो तू सबसे पहले आकर अपनी इस माँ को बताना। जुल्म करने वाला अगर गुनहगार है तो जुल्म सहने वाला उससे भी बड़ा गुनहगार कहलाता है। यह सीख तो मैंने अपनी बहू को दे दी, लेकिन उसके जख्मों को भरने का मेरे पास सिर्फ एक ही इलाज था। मेरी बहू और बेटा दोनों ही शादी के लायक नहीं हुए थे। जब उनकी शादी हुई अभी तो उनके पढ़ने लिखने की उम्र थी। जो गलती मुझसे हुई थी उसे ठीक भी मुझे ही करना था। जब तक सागर और गंगा के रिश्ते में सुधार नहीं आ जाता तब तक गंगा के लिए मैंने सागर को दूसरे शहर भेज दिया आगे की पढ़ाई के लिए, और गंगा की पढ़ाई अपने ही शहर में जारी रखवाई ताकि मैं खुद उसकी देखभाल कर सकूं। गंगा अब इतनी बहादुर बन चुकी थी कि अब वो किसी से नहीं डरती थी। आखिर आईपीएस जो बन चुकी थी मेरी बेटी, और वहाँ मेरा बेटा एक बहुत बड़ा वकील बन चुका था। आखिरकार गंगा ने सागर को तब माफ़ किया जब उसने गंगा को इंसाफ दिलवाया और आनंद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। आज बड़ी मुश्किलों के बाद घर में खुशियों ने दस्तक दी है, क्योंकि आज हमारे घर नन्ही सी गंगा का आगमन हुआ है। भगवान से यही दुआ करती हूँ कि अब किसी की नज़र ना लगे मेरे बच्चों की खुशियों को। इस कहानी से सीखने मिलता है कि आज के इस कलयुग में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियों का ही शोषण होता हो। हम अखबार में ऐसे कई किस्से पढ़ते हैं जिसमें लड़कों का भी बचपन से ही शोषण होता आया हो। आज के दौर में लड़का हो या लड़की, उन्हें बहादुर बनाएं ताकि वह अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। मिलते